That's why बयानबाजी। यूनियन टेरिटरी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। अनशन कर रहे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने युवाओं से शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे उनकी मांगों को नुकसान होगा। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनकी 5 साल की कोशिशें हिंसा से बर्बाद हो गई हैं। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन भी तोड़ दिया। अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। इस बीच गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार लद्दाख के मुद्दों को लेकर गंभीर है और लेह की अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ लगातार संवाद कर रही है। सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को उकसाया। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक उपायों के प्रति कटिबद्ध है। लोगों से यह अपील भी की गई कि वे भड़काऊ सामग्री या पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें। पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की आलोचना की जिसमें राज्य में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा कि ये पूरे देश को पता होना चाहिए कि किस समुदाय की कितनी आबादी है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए ऐतिहासिक अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र भी जारी किया। इस 10 पॉइंट वाले दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। इसके साथ ही अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाने और रिजर्वेशन पर नजर रखने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने का वादा भी किया गया है। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, SC, ST, EBC, OBC कम्युनिटी के, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो RTE के लिए हैं वो EBC, ST, OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC, SC, ST, OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इजराइल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गाजा, सीरिया, लेबनान और यमन में इजराइल की कार्रवाइयों को जनसंहार करार देते हुए इसे शर्मनाक बताया। पेजेश्कियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। Your Excellency, is our world in this way? Let's take a look at the world in the past 2 years. We've been witness to a genocide in Gaza. We've been witnessing the destruction of homes and repeated violations of sovereignty and territorial integrity. In Lebanon, we have seen destruction of infrastructure in Syria, attack against the many people. We've been witness to starvation of little kids, and also aggression against the sovereignty of other nations, and aiming the leaders of countries. And all this has been actually by the support of the most armed regime in the world, and that's under the excuse of self-defense. Do you prefer this for your own self? Who is destabilizing the region and the world, and who is a threat against global peace and security? Who is violating the golden rule of human morals? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में परीक्षण किए हुए हथियारों का कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास समुद्री ड्रोन, एंटी टैंक हथियार और कई आधुनिक सिस्टम्स का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है, जो उनकी मौजूदा जरूरतों से ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस के मंच से जेलेंस्की ने रूस को वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस मोल्डोवा के साथ वही करने की कोशिश कर रहा है जो ईरान ने कभी लेबनान के साथ किया था। We are helping Moldova, and Russia's trying to do to Moldova what Iran once did to Lebanon. And the global response, again, not enough. We have already lost Georgia in Europe. Human rights and the European nature of the state system are only shrinking there. बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि उनका लक्ष्य है कि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए एनडीए के वोटर्स को सोचने की जरूरत है। प्रशांत किशोर को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? बीजेपी के कई नेताओं के पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आपको लगता है बीजेपी को, एनडीए को ज्यादा डेंट पहुंचाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य ही है कि लालू जी और तेजस्वी को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाएं। तो जो एनडीए के वोटर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर एक वोट भी वो लेते हैं एनडीए का, तो वो स्वाभाविक है तेजस्वी और लालू यादव के राहुल गांधी के खाते में जाएगा। श्रीनगर में आई लव मोहम्मद विवाद पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केवल मानसिक रूप से बीमार लोग ही इन 3 शब्दों को लेकर मुद्दा बना सकते हैं। इसमें लिखने में किसी को एतराज क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पर तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मजहब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं, हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे जो सिख भाई बहन हैं अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते?
क्या हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं अपने मुख्तलिफ भगवानों के बारे में नहीं लिखते? लिखते हैं। आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, शायद ही आपको कोई गाड़ी दिखेगी जहाँ पे किसी भगवान की तस्वीर नहीं होगी। तो अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो ये कहाँ से गैर कानूनी हो जाता है ना? उमर साहब आप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने नेहरू, राजीव गांधी सहित पूरी कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण का विरोधी करार दिया। पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न तो ओबीसी कमीशन बनाया, न आरक्षण दिया और अब वे ओबीसी हितों की बात कर रहे हैं। कि नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही थी, तो मैं डेट देना चाहूंगा। 6 सितंबर 1990 में राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था। रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी द्वारा लाए गए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर भाषण देते हुए कहा था कि यदि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलता है तो देश की स्थिति क्या होगी, आप चिंता करके देखिएगा। देश के हालात खराब हो जाएंगे, टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और हमें एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए। हमें कास्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ अपना मंतव्य रखा था, अपना भाषण दिया था। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में कथित पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मीडिया से कहा कि एसआईटी की निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस करेंगे ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जांच 1 महीने में पूरी हो जाएगी और इस दौरान परीक्षा से संबंधित किसी भी अगली कार्रवाई पर रोक रहेगी। रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल एसआईटी गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह एसआईटी माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित एसआईटी को दे सकती है और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा। और तब तक के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए और इसमें जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी व्यक्ति, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाया जाएगा। संबंधित परीक्षा केंद्र जो हरिद्वार में है, उसमें जिस किसी भी व्यक्ति की परीक्षा निरीक्षक हो, सुपरवाइजर हो, जो भी है, जिसकी लापरवाही से ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो।
presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show